दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालोन टाइम्स न्यूज चैनल। हमेशा की तरह अपनी बात शुरू करने के पहले आपसे वही एक विनती करनी है, एक गुजारिश करनी है, एक निवेदन करना है, एक अपील करनी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसलिए क्योंकि जो भी नया वीडियो हम आगे से डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय आज की वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि आपकी राय को हम बहुत गौर से पढ़ते हैं और आप भले ही हमारा उत्साह वर्धन करने वाली राय हो या हमारी आलोचना हो उसमें आपकी राय में, लेकिन आपकी राय हम पढ़ते हैं और उससे प्रेरणा ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, उससे हम कुछ सबक सीखते हैं। बहरहाल इस समय अरविंद केजरीवाल ने एक जब जेल से जमानत पर जब छूट के आए तो उन्होंने जो है कई तरह मतलब विपक्ष उस पर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते हुए कई मुद्दे उठाए। साथ साथ में उन्होंने ये कहकर भी सनसनी फैला दी कि जो इस लोकसभा चुनाव के बाद अगर परिणाम भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल रहे, फिर मोदी की सरकार बनी, तो जून के महीने में ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। वैसे कोई लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। इस तरह की चर्चाएं कई दिनों से चल रही थी कि योगी आदित्यनाथ का नंबर है, तमाम सारे मुख्यमंत्री हटाए जा चुके हैं। गुजरात में तो अपने गृह राज्य में तो मोदी ने कई बार मुख्यमंत्री हटाए और हालत ये हो गई कि अब वहां कोई मुख्यमंत्री कौन है ये भी नाम किसी को याद नहीं। उसके बाद में उन्होंने वहां पे मध्य प्रदेश में चुनाव के बाद में मुख्यमंत्री हटा ही दिया और राजस्थान में मुख्यमंत्री हटा ही दिया। हरियाणा में भी जिस मुख्यमंत्री की वो तारीफ करके भजन लाल खट्टर की आए थे, उसके एक दिन पहले उसी को अगले दिन हटा दिया, उन्हीं को। तो अब ये उनका एक ये खेल चल रहा है कि उसमें जो कृपा पात्र मुख्यमंत्री हैं वो बिठाने की बात वो सब जगह बिठाने का काम कर रहे हैं मोदी और शाह। और इसलिए माना जा रहा है कि थोड़ी सी हेकड़ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके इशारों पर नहीं नाचते। जब शुरू में वो मुख्यमंत्री बनाए गए थे तो फंड व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश में संगठन मंत्री के तौर पर आरएसएस से वो सुनील बंसल को लगाया गया। सुनील बंसल ने कहा यह जाता है कि सपा के बहुत ही ब्रांडेड दगे हुए जिन्हें अधिकारी कहना चाहिए सपा के, ऐसे अधिकारियों को जिलों के की पोस्टिंग दिला दी थी। जिलों में एसपी और डीएम बनवा दिया था और बदले में ये भी चर्चा थी कि उनसे काफी कुछ रकम ली गई। उन अधिकारियों के बारे में शिकायतें आनी शुरू हुई और ये भी शिकायतें आनी शुरू हुई कि वो अभी भी उसी सपा की मानसिकता से काम कर रहे हैं। अभी भी जो है वो समाजवादी पार्टी के जो जिस जिलों में पोस्ट है वहां के नेताओं की बात सुनते बजाय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। तो योगी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने एक एक करके वो सारे अधिकारी हटा दिए। और जब उस पर सुनील बंसल ने कुछ आपत्ति जताने की कोशिश की, सुनील बंसल ने उनको हरदम में लाने की कोशिश की, तो वो सुनील बंसल की उन्होंने उसके बाद में एक भी बात न मानने का निश्चय कर लिया। जो अरविंद शर्मा को जो केंद्र सरकार से लाया गया था वॉलंटरी रिटायरमेंट दिला के, वो प्रधानमंत्री के कार्यालय के ही में ही एक तरह से कैबिनेट सचिव थे और वो मतलब कोई पूरा का पूरा कार्यभार संभालते थे। और बड़ी तारीफ होती है कि मोदी जब से प्रधानमंत्री बने 18 घंटे उनका कार्यालय काम करता है और बहुत ही चुस्त दुरुस्त है और उसने विकास के मामले में क्रांति ला दी है, ईमानदारी का शासन कायम कर दिया। तो वो अरविंद शर्मा को यहाँ भेजा गया कि वो जो है योगी जी को ये भी कहा गया कि योगी जी को ट्रेनिंग देंगे। योगी जी से कहा गया है कि वो उनके उप मुख्यमंत्री बनाए तत्काल। और ये भी जताने की कोशिश की गई कि कुछ ही महीनों में
वही योगी जी की जगह पर मुख्यमंत्री बना दिए जाएंगे। इन चर्चाओं से योगी का पारा फिर चढ़ गया। वो जब विधान परिषद के सदस्य उनका नॉमिनेशन हो रहा था तो योगी वहां चले गए, गोरखपुर चले गए। योगी ने उनके नॉमिनेशन में कोई रुचि नहीं ली, ना नॉमिनेशन कराने के लिए गए। और उसके बाद में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तो बनाना छोड़ दीजिए, उन्हें साधारण मंत्री भी बनाना गवारा नहीं किया। जब चुनाव हो गए, चुनाव हो जाने के बाद में जब पूरी तरीके से उनके अस्थि पंजर ढीले पड़ गए अरविंद शर्मा की, और वो एक तरह विनीत मुद्रा में आ गए, एक तरह से सड़म गच्छामी जैसे योगी को हुए, तो योगी ने रहम करके आखिरी में उनको मंत्री बनाया। और उनको जो डिपार्टमेंट सौंपे उससे ही पता चल गया कि वो अरविंद शर्मा कितने तीरंदाज हैं। उनके डिपार्टमेंटों की आज की तारीख में बहुत बुरी दशा है, चाहे वो नगर विकास हो और चाहे वो ऊर्जा विभाग हो, और दोनों विभागों में ही जम के भ्रष्टाचार हो रहा है। नगर विकास विभाग में तो हालत ये है कि प्रदेश भर की नगर पालिकाएं और नगर पंचायतों में विकास का 75% तक हिस्सा कमीशन में चला जाता है, और कोई उसकी परवाह नहीं है कि इस कदर भ्रष्टाचार हो रहा है विकास के नाम पे। वैसे अंदाजा ये किया जाता है कि ऐसे ही इसी तरीके का भ्रष्टाचार वो केंद्र में जब मोदी जी के कैबिनेट सचिवालय के जब शक्तिशाली अधिकारी थे तब करते होंगे, और इसीलिए वो जो उनके मनपसंद के अधिकारी रहे होंगे। क्योंकि मोदी जी के यहाँ पे ये है कि वो कुछ करते हो या ना करते हो, लेकिन जो उनकी मास्टर की जैसे कहा जाता है, उनकी सत्ता की असली चाबी जो उनके जिन सहयोगी के पास में रहती है, वो सहयोगी फंड, वो सहयोगी कमीशनबाजी में बहुत कुशल है। और सभी जगह उनका झगड़ा इसी बात के लिए, और असली झगड़ा जो योगी से है वो उन्हीं का है। उन्होंने मान लीजिए मध्य प्रदेश में आपकी शिवराज सिंह से नहीं पट रही थी, पट क्या रही थी, शिवराज सिंह बहुत सारा हिस्सा अपने पास रख लेते थे। वो कहते थे केंद्र को एक हिस्सा दे देंगे, जो केंद्रीय नेता है, केंद्रीय नेतृत्व है, लेकिन बाकी हम मुख्यमंत्री है तो अधिकतम हिस्सा अपने पास रखेंगे। जो तो अंग्रेजों के समय जमींदारी प्रथा में भी होता था। जमींदार अपनी अधिकतम कमाई करता था, और बदले में जो कंपनी सरकार हो या जब क्राउन का शासन आ गया हो, वो जो तय करते थे वो उतना चढ़ौती वहां जाके चला देता था। तो वो इसी ढंग की कल्पना किए हुए बैठे थे। वो पुराने लोग थे, जब मोदी केंद्र में नहीं आए थे तब से शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे। तो चलिए, शिवराज सिंह वसुंधरा राजे में भी यही हेकड़ी थी, वो भी उनसे भी उस ढंग से वसूली नहीं हो सकती थी जिस ढंग से जो मोदी जी की, जिन्हें मास्टर की कहा जाता है, जो मोदी जी के असली मोदी जी को चलाने वाले उनके सहयोगी है, तो वो भी उनके सारे वो ढंग से नहीं नाच सकती थी वसुंधरा राजे। तो चलिए, इनमें हो सकता है कि और कई खामियां भी आई हो, इसलिए उन्होंने जरूरी समझाओ कि हटा दें। लेकिन हटाने के बाद में ऐसे लोगों को बनाना चाहिए, तभी उनका उत्तराधिकारी जो उनके यसमैन भी होते, उनके कहे के मुताबिक चलते, लेकिन जिनका एक ये भी होता कि वो प्रदेश के अपने अपने प्रदेशों के नेता भी है। शिवराज सिंह के समानांतर कई नेता थे, वो मध्य प्रदेश के नेता के रूप में जिन्होंने अपना प्रोफाइल बनाया था, जैसे नरेंद्र सिंह तोमर थे जिन्हें विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया, कैलाश विजयवर्गीय थे, नरोत्तम मिश्रा थे। इनमें से किसी को मुख्यमंत्री बना सकते थे, उन्होंने अपने आप को उस रूप में तैयार भी किया था। वो जो रेस चलती रहती है हर राज्य में, तो वो सोचते थे कि जब शिवराज सिंह डमाडोल होंगे तो उनको जो है हमें कुर्सी मिल जाएगी, क्योंकि उनकी एक फॉलोइंग भी इसलिए उन्होंने अपनी बना रखी थी। वो लोग भी देखते थे कि ये भी कभी मुख्यमंत्री बन सकते, तो लोग भी उनकी जी हजूरी करते थे। लेकिन मोहन सिंह यादव ने तो खुद ही कल्पना नहीं कर सकती थी कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उन्होंने उस हिसाब से अपने आप को डेवलप भी नहीं किया था, अपने आप को तैयार भी नहीं किया था। उनके विधायकों में उन्होंने अपने फॉलोअर तैयार किए हुए, ये भी बात नहीं थी। अधिकारियों में भी उनके फॉलोअर नहीं थे, जिले जिले में उनके अनुयायी हो, जिले जिलों में कुछ कार्यकर्ता उन्होंने अपने बना रखे हो, वह था ही नहीं। क्योंकि वो तो सोचते थे अभी तो मैं बहुत पीछे हूँ, कभी मंत्रिमंडल में ही जब शक्तिशाली बनूंगा उसके बाद में हो सकता है कि शक्ति अर्जित करे, तब उनके मन में कभी विचार आता। वो तो अभी तो एक निरीह जीव थे, तो वो बन गए मुख्यमंत्री। क्यों?
और उसके बाद में उनके ऐसे निरीह मुख्यमंत्री बन जाने की वजह से जो केंद्र को सहूलियत हो गई कि केंद्र अपने मुताबिक वहाँ चीफ सेक्रेटरी और विभिन्न विभागाध्यक्ष नियुक्त करे, और वो अच्छा प्रशासन चलाने के लिए नहीं, वो हर एक में तय हो जाए कि इतना रुपया आपको हमको देना है, तो वो रुपया उतना का उतना जो केंद्रीय नेता है, जो सरकार की असली करदाता है, उन तक वो पहुंच जाए। तो जिनको मोदी सब कुछ मानते हैं, जिन पर सब ज्यादा विश्वास कर, उन तक वो पैसा पहुंच जाए, क्योंकि मोदी के भली परिवार ना हो, उनके पास में तो परिवार है। और उनके बेटे की कंपनी के बारे में सब जानते हैं कि कितनी छोटी पूंजी से शुरू हुई थी और चंद दिनों में ही वो कितनी बड़ी पूंजी की कंपनी बन गई। तो वो तो पैसे कमाने में, पैसे उगाने में बहुत माहिर हैं, और इसीलिए उन्होंने वहां पर भी ऐसे ही जो है मिट्टी के माधोई खाई जाएंगे उनको, भजन लाल शर्मा को। भजन लाल शर्मा तो बेचारे पहली बार के मुख्यमंत्री थे, हो सकता है उन्होंने राजस्थान पूरा घूमा भी ना हो, उनकी लॉटरी खुल गई, और वो भी लॉटरी राजनाथ सिंह से खुल गई। राजनाथ सिंह को क्या कहा जाए, इतना अवमूल्यन अपना नहीं कराना चाहिए था राजनाथ सिंह को सत्ता के लालच में, तो हरकारा बन के गए। उनको भी पता नहीं था कि जो पर्ची मुझे वहां से सौंपी गई है उस पर्ची में किसका नाम लिखा हुआ है। अरे आप किसी को, इतने वरिष्ठ नेता को पर्यवेक्षक बना रहे, भले ही आप अपनी मन मर्जी से मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन कम से कम ये तो लगे कि पर्यवेक्षक बनाया गया है, वो अपने कद का पर्यवेक्षक आपने बनाया है, तो वहां जाए, वो थोड़ी औपचारिकता करे, नाटक करे, विधायकों की राय शुमारी करने का, उसके बाद में वो जो है घोषित करे मुख्यमंत्री के दावेदार। लेकिन ये तो खड़ाऊ शासन से भी बुरी स्थिति हो गई। वो गए और उन्होंने एक पर्ची निकाली, और जिसकी कोई अपेक्षा नहीं किया हुआ था, वो तो विधायकों को भी बेइज्जत किया गया राजस्थान के अन्य नेताओं को वसुंधरा तो बेइज्जत हुई, और राजनाथ सिंह तो बेइज्जत हुई, वहां का विधायक दल भी बेइज्जत हुआ, जो भाजपा विधायक दल है, और जो कई वसुंधरा के समकक्ष जिन्होंने वसुंधरा के समय अपने आप को इस बात के लिए तैयार किया था कि जब वसुंधरा के हाथ से कुर्सी जब छनेगी, जब ये वसुंधरा कुर्सी से दूर होगी मुख्यमंत्री पद की, तो कुर्सी मुझे मिल जाएगी। उनमें से भी किसी का नंबर नहीं आएगा, वो भी वो भी ताकते रह गए, और वो किसी को ये समझ में नहीं आया कि ये कौन सा मानक है, किस पैमाने से आप मुख्यमंत्री नियुक्त कर रहे हैं। आप तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से ज्यादा बुरी तरीके से इतनी बड़ी पार्टी को चला रहे। हरियाणा में भजन लाल खट्टर अच्छे खासे चल रहे थे, सैनी साहब को अचानक मुख्यमंत्री बना दिया गया। उनके साथ में भी यही सब कुछ तय हुआ कि आप गाड़ी घोड़ा रख के मुख्यमंत्री के रूप में आपका नाम जाएगा, यस कमाने तक आप सीमित रहे, बाकी आप तो थोड़ा वैभव जुटाते रहे, और सरकार तो केंद्र से चलेगी, सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी केंद्र से तैनात किए जाएंगे, वो इस आधार पर तैनात किए जाएंगे कि वो ऊपर कितना रुपया भेज पाते हैं, कितने में वो अपने विभाग का ठेका लेते हैं, तभी उनको ये विभाग का विभागाध्यक्ष बनाया जाएगा। अब यही काम उत्तर प्रदेश में होने वाला, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत कमियां हैं उनके अंदर, योगी आदित्यनाथ के अंदर तानाशाह है, निचले स्तर पर किसी का फीडबैक नहीं लेते, अधिकारियों को जरूरत से ज्यादा उन्होंने महत्व दे रखा है, जातिगत सोच भी उनकी खराब है। वो जो है ये मान के बैठे हुए कि जो प्रशासन चलाने की क्षमता है वो केवल सवर्णों के अंदर है, वो तो केवल ठाकुर ब्राह्मण को ही वो अच्छी पोस्टिंग देते हैं, और वो उनके प्रति उनकी हीन भावना रखते, दलितों और पिछड़ों के प्रति। और यदि वो बनाते भी, कोई महत्वपूर्ण पद देते भी है दलित पिछड़े को तो वो केवल इस बात के लिए देते हैं कि वो केवल उसको कोई पावर नहीं होते, वो केवल वो अपने आप को कृतार्थ बस वो अनुभव कर ले, कोटा एक पूरा हो जाए कि मैंने एक डीजीपी बना दिया विजय कुमार को, जो दलित समाज का आया है, मैं असीम अरुण को मैंने इस्तीफा दिला के और राजनीति में लाए और हमने जो है मंत्री बना दिया। लेकिन क्या दलित हो, भले ही आप सक्षम पुलिस अधिकारी रहे हो असीम अरुण, उनके पिता उत्तर प्रदेश के सबसे सक्षम डीजीपी रहे हो, लेकिन उन्हें गृह राज्य मंत्री नहीं बनाते योगी, उसी जातिगत भावना की वजह से उन्हें क्या बनाते कि तुम दलित हो तो तुम केवल वजीफा बांट सकते हो, केवल वजीफा बांटने वाले विभाग के मंत्री बन जाओ, समाज कल्याण राज्य मंत्री बन जाओ। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल हुई, केवल उनका अपराध ये कि दलित है, इसलिए वो पता चला कि आज कितने लो प्रोफाइल में उनको मंत्रिमंडल में रखा गया, वो भी महिला और बाल कल्याण
विभाग देख रही हैं, वो उनका उस हिसाब से तो मूल्यांकन हुआ नहीं। जितनी बड़े वो पद पे रही हैं तो इतने वो एक तरह से जितना बड़ा राजा रहा है, मतलब एक तो राज्यपाल को भी राजी कहा जाएगा, उसी के मुताबिक उनको कोई अहम पद दिया जाना चाहिए था। वो अहम पद में तो शुमार होता नहीं है, वो केवल मंत्री बन गई, यही पर्याप्त है। उनका केवल इतनी अपराध है कि वो उस दलित कौम से आती हैं, उस दलित वर्ग से आती है जिसको आपने क्या कर रखा है इस वर्ण व्यवस्थावाद की खांचे में कि अगर आप दलित हैं, अगर आप ओबीसी है तो आपके अंदर क्षमता भी नहीं होगी, आपके अंदर दूरदर्शिता नहीं होगी, आपको हनक बनाने की क्षमता नहीं होगी, आप बहुत ईमानदार नहीं होंगे। ये अपने आप तय कर रखा है उस वर्ण व्यवस्थावादी सोच की वजह से। जबकि वो जिस मठ के मठाधीश्वर है, वो गोरख पीठ के, वो बहुत प्रगतिशील पीठ है, उसके पीठाधीश्वर के नाते उनको इस टाइप की सोच नहीं रखना चाहिए। लेकिन वो क्षत्रिय समाज से आए हैं, उसके वो पीठाधीश्वर बनने के बाद उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसका जो दृष्टिकोण है उस गोरखपुर का, उसके अनुरूप अपने को ढालने के लिए उन्हें डी क्लास करना चाहिए था, अपने आप को भूल जाना चाहिए था कि मैं क्षत्रिय समाज में पैदा हुआ हूँ। लेकिन उनके ऊपर तो मुख्य रूप से यही बात हावी रह जाती है। वो बनावटी ही कह देते, लेकिन उनको अगर वो एक समझदार मुख्यमंत्री होते तो वो टीवी चैनल के सामने ये इसलिए नहीं कहते कि भगवान क्षत्रिय समाज में पैदा हुए थे, इसलिए वो मैं भी उसी क्षत्रिय समाज का हूँ, इस कारण से मैं बन गया हूँ। मैं एक विवाद पैदा नहीं करना चाहता, वरना बाबा साहब अम्बेडकर को, जिनको बहुत ज्यादा बीजेपी भी आजकल बहुत मानने का ढोंग रचा रही है, बाबा साहब अम्बेडकर ने शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को लेकर प्रसंग लिखा है और उन्होंने कहा कि करवीर के जो शंकराचार्य उनके पास में उनके राज्याभिषेक से संबंधित विवाद किया था, तो उन्होंने उन्होंने अपनी मान्यता प्रतिपादित की थी कि वैदिक कालीन क्षत्रिय, पौराणिक कालीन क्षत्रिय तो कोई बचा नहीं, वो तो परशुराम जी ने सब समाप्त कर दिए। ये जो विदेशों से आई हुई जो सूरवीर जातियां थी तो यही रच बस गई, उन्हें बाद में बना दिया, उनको संस्कारित करके, उनका शुद्धिकरण करके उनको क्षत्रिय बना दिया गया। वो क्षत्रिय मतलब आज की तारीख में तो बहरहाल तो मतलब उस ढंग का नहीं होना चाहिए। फिर आप गोरखनाथ पीठ के तो आपको वो आप जातिगत अहंकार से आपको मुक्त कर लेना चाहिए, लेकिन वो जातिगत अहंकार से आप अपने आप को मुक्त नहीं कर पाए और वो उसकी वजह से प्रशासन में बड़ा बिगाड़ होता है। आप दलित और पिछड़े अकारण ही उनके खिलाफ है। पिछली बार एक सीतापुर के विधायक थे, वो पिछड़े समाज से थे, वो तो बहुत खिन्न हो गए थे, वो कह रहे थे मैं तो राठौर हूँ, पिछड़े समाज का हूँ, मेरे कहने से लाइसेंस क्यों बनाएगा डीएम तो योगी के राजू, उनके कोई ठाकुर या ब्राह्मण विधायक होगा उसके कहने से बनाएगी। ये प्रतीति घर की हुई है कि लिमिटेड अधिकारी बनाए जाते हैं उनके वर्ग के, तो उनकी सोच है। और जबकि ये कि इस वजह से दलित तो पिछड़े तो उनको अपना मान ही नहीं पाते, उसके अंदर तो अपना तो जाग ही नहीं पाता योगी के क्रियाकलापों से। ब्राह्मण भी उनसे, क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में एक सदियों पुरानी प्रतिस्पर्धा है, तो इस प्रतिस्पर्धा के नाते वो ब्राह्मण मतलब उनका जो है उनसे उस तरीके से जुड़ नहीं पाते। वो ब्राह्मण के मन में एक आंतरिक विरोध उनके लिए रहता ही। वो विकास दुबे की हत्या के बाद में वो उभरा भी था। तो पर योगी जी का हमने ये बताया कि इन सारी कमियों के रहने के बावजूद भी योगी जी के अंदर एक अच्छाई है कि आर्थिक रूप से वो ईमानदार आदमी है। वो जानबूझ के किसी बेईमान अधिकारी को, किसी बेईमान नेता को बढ़ावा नहीं देते। कई लोग इसलिए उनको नष्ट हो गए। बीजेपी के फरकाबाद के बहुत प्रभावशाली नेता थे, उनकी सुपुत्री को उन्होंने खनन मंत्री बनाया था, बाद में उनके कारनामे सामने आए, उन्होंने उनको हटा दिया। लाल बहादुर शास्त्री के नाती सिद्धार्थ शंकर सिंह, उनको जब स्वास्थ्य मंत्री बनाया था, उनके कारनामे सामने आए तो उन्होंने बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो इस मामले में तो योगी जी ठीक नेता हैं, वो बेईमानी को पसंद नहीं करते। और लेकिन यही उनका जो केंद्रीय नेतृत्व है उसकी निगाह में यही उनका एक नकारात्मक पक्ष है। केंद्रीय नेतृत्व जो चाहता है कि किसी तरीके से योगी को कुर्सी से उतार के उत्तर प्रदेश में भी कोई मोहन सिंह या भजन लाल शर्मा या सैनी टाइप का एक मुख्यमंत्री बैठा दिया जाए जो बड़ा निरीह नेता हो
जिसको केवल अपनी गाड़ी घोड़े बंगले से मतलब हो और अपनी सभाएं मुख्यमंत्री की हैसियत से वो कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि बनने का सौभाग्य प्राप्त करके और अपने आप को कृतार्थ अनुभव कर लेता हो। बाकी उसे प्रशासन से कोई खास लेना देना ना रहा हो। सारे जो अधिकारी हैं, चीफ सेक्रेटरी से लेके सारे सेक्रेटरी और डीजीपी, सब यहाँ दिल्ली से हम तय करें और वो किस आधार पर तय करें इसका जिक्र टैली कर चुके। तो योगी आदित्यनाथ का कि ये जो उन्होंने कहा, ये जो है अंदर खाने ये बात चल रही थी। फिर ये भी देखा गया कि योगी को कमजोर बनने के लिए, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कुछ उनका छत्रत्व तो हमने कहा कि जागृत रहता ही है, वो तो टीवी कैमरे पे भी कह दिया। उन्होंने चंद्रशेखर की जयंती भारतीय जनता पार्टी के जो दिवंगत नेताओं से उनसे ज्यादा बढ़ चढ़ कर मनाना शुरू की राजपूत होने के नाते। तो फिर उनको बाद में टोका गया कि नहीं, चंद्रशेखर हमारी पार्टी के तो थे नहीं, समाजवादी थे। और जब तक बीजेपी की बहुत ज्यादा आलोचना भी कर दिया करते थे, धर्मनिरपेक्षता का जो है चोगा पहनने में बड़े माहिर थे, भले ही वो भी धर्मनिरपेक्ष नारायणों में भी शुद्धतम जातिवादी नेता थे चंद्रशेखर, इससे ज्यादा कुछ नहीं थे। जनता अच्छी तरह से समझती थी, इसलिए मीडिया और ये जो तथाकथित हमारा जो राजनीतिक समाज है, जिसका माइंडसेट आज भी कैसा है सब जानते हैं। वो चाहे जितना उनको बड़ा चढ़ा के पेश करता हो, लेकिन जनता में तो उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जब उनकी मूल्यांकन करने की बात आई तो मुलायम सिंह ने अगर बलिया से 5 मंत्री न बनाए होते तो चंद्रशेखर खुद भी चुनाव हार जाते। और चंद्रशेखर के कुल 5 सांसद चुने गए थे, वो 5 उनमें देवगौड़ा थे, उनमें बाराबंकी से रामसागर रावत थे, जो बेनी प्रसाद वर्मा जिसको कहते थे वो चुना जाता था, वो भी चंद्रशेखर के नाम पे नहीं जीता था। देवगौड़ा भी चंद्रशेखर के नाम से नहीं जीते थे। इटावा का सांसद जीता था, वो भी चंद्रशेखर के नाम से नहीं जीते थे। चंद्रशेखर की हैसियत जनता ने बताती थी कि तुम कहीं से नेता नहीं हो, हमारी निगाह में तुम्हारे उसी समाज के नेता हो गए, कुलीन राजनीतिक समाज के, हम तुम्हें खुद को भी जिताने लायक नहीं समझते। तो ये था। पर चंद्रशेखर उनके बहुत आदरणीय और वो जो है अपनी भारतीय जनता पार्टी के जो पितृ पुरुष थे उनसे भी ज्यादा बढ़ के पहुंचे जाते, तो उनको टोका गया। फिर वो चंद्रशेखर के एक बड़े खास चेले थे यशवंत सिंह। यशवंत सिंह के कार्यक्रमों में यशवंत सिंह ही चंद्रशेखर की का ऑर्गेनाइज करते थे कार्यक्रम, उसमें योगी पहुंचते थे। और योगी जी जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसदों की तुलना में यशवंत सिंह को ज्यादा महत्व देते थे। तो यशवंत सिंह के लड़के को टिकट न देके योगी जी को हैसियत समझाई गई। और फिर जब उन्होंने अपने लड़के को लड़ाई दिया विधान परिषद में तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। अभी उनकी वापसी हुई। तो एक जो छत्री, एक देश के एक राजनाथ सिंह से भी ऊपर के छत्री नेता के रूप में उनकी जो छवि बनती जा रही उसके ये तो वो जो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व उसकी तो ये उसका तो जो काम करने का तरीका है वो तो किसी को जड़ नहीं जमाने देता। वो ऐसा कोई नेता नहीं पनपने देता जिसने अपनी जड़ें पनपा रखी हो और वो उसने अपना किसी स्वतंत्र वजूद बना लिया हो कहीं किसी भी रूप में। तो एक क्षत्रिय नेता के रूप में जो एक स्वतंत्र वजूद उन्होंने योगी ने स्थापित कर लिया था देश के सबसे बड़े क्षत्रिय नेता के रूप में, उसको कतरने का काम इस बार केंद्रीय नेतृत्व ने खूब किया। तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये जानते हुए भी कि भारतीय जनता पार्टी का भारी नुकसान होगा, एक भी जो है क्षत्रिय समाज के एक भी उसको टिकट नहीं दिया गया, एक को भी है। जनरल बीके सिंह तक का टिकट काट दिया गया। वहां पर मेरठ में अरुण गोविल को उम्मीदवार बना दिया गया क्षत्रिय समाज का टिकट काट के। उसकी प्रतिक्रिया हुई, उसका जो है उससे संभालना मुश्किल हो गया और वहां बड़े पैमाने पर क्षत्रियों ने वोट नहीं दिया मेरठ में, वो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये हुआ है। और राजा भैया को भी जो है इसीलिए उपेक्षा की गई कि राजा भैया वहां अपने इलाके में अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे, लेकिन क्षत्रिय नेता के रूप में उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी। वो अपने आप उन्हें योगी अपने नेता के रूप में स्वीकार थे। लेकिन राजा भैया को इतना कर दिया गया और समझा दिया गया कि योगी को मानने से आपकी भारतीय जनता पार्टी में पैठ नहीं जमेगी। अमित शाह को आप मानिए। तो बेंगलोर में अमित शाह से मिलने के लिए राजा भैया को तो जाना पड़ा। ये हो गई तो एक वो खत्म हो गया। ब्रजभूषण शरण सिंह का जो है
ब्रजभूषण शरण सिंह को भी ये एहसास करा दिया गया कि तुम्हारे लड़के का, तुम्हारा टिकट तो कटा, तुम्हारे लड़के का टिकट इसलिए बहाल किया जा रहा है अमित शाह की कृपा से। इस मामले में वो कुछ नहीं है, क्षत्रियों की वो कोई नेता नहीं कर सकते, क्षत्रिय नेता नहीं है योगी आदित्यनाथ, वो किसी क्षत्रिय का बचाव नहीं कर सकते। आप हमारे शरण में आओ, इसलिए हमने आपको टिकट दिया। तो अब ब्रजभूषण शरण सिंह भी कहने लगे हैं कि हमारे नेता तो मोदी है, और जब योगी का आया तो उन्होंने कहा आप चाय को चार निकालो, मतलब योगी हमारे नेता नहीं है, उन्होंने नकार दिया। तो धीरे 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 सारे क्षत्रियों के मुंह से कहलवा लिया कि योगी हमारे नेता नहीं है। ये उनको एक पंगु करने का, उनको नेतृत्व को जो बॉन्साई करने का काम था, ये एक कर दिया गया। और ये उसकी भूमिका है जो उनको हटाने की चर्चा चल रही, तो इन बातों से और ज्यादा चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया था। लेकिन वो चर्चाएं हम पहले भी कह चुके, अंदर खाने में थी, लेकिन उसको जुबान पर लाने का काम अरविंद केजरीवाल ने कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने इसको कह दिया, और अरविंद केजरीवाल ने तो ये भी कहा कि 75 साल की उम्र हो गई, और अब खुद ही मोदी ने ये नियम बनाया था कि 75 साल की उम्र के बाद भारतीय जनता पार्टी में नेता को रिटायर कर दिया जाएगा। तो अब वो रिटायर होंगे और सत्ता वो अमित शाह को सौंपेंगे। तो अमित शाह ने इसका तो बहुत खंडन किया, बहुत प्रतिवाद किया उनका अरविंद केजरीवाल की, और उनको जो है उसके लिए फटकारा। लेकिन इस बात का खंडन नहीं किया कि नहीं, योगी आदित्यनाथ नहीं हटा दिए जाएंगे। तो अब लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या आता है, लोगों की उत्सुकता इस परिणाम को लेकर तो है ही है, लेकिन उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश में लोगों की उत्सुकता योगी के भविष्य को लेकर ज्यादा उत्सुकता बढ़ गई है कि योगी के भविष्य का क्या होगा जून के महीने के बाद। तो लोग इंतजार कर रहे जून के महीने का, कि जून के महीने में तो पहले हफ्ते में किसको बहुमत मिलता है वो लोग देखेंगे, और इसके बाद जून के जून का अंत आते आते और उत्तर प्रदेश में योगी की कुर्सी सलामत रह पाई है या नहीं रह पाई है, ये भी ये जिज्ञासा भी लोगों को उत्तर प्रदेश के जनमानस कचोटती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।